हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज की इस क्लास में हम भारतीय समाज सुधारक के बारे में देखेंगे और पिछले वीडियोस में हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध और भारत में जितने फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, डेनिश इन सब का जो आगमन था और किस सन में हुआ और भारत के किस स्थान पे ये पहले आए और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। और आज के इस वीडियो में हम सोशल रिफॉर्मर के बारे में देखेंगे। तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सटीक चीज़ें बताई जाएंगी, टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और ज्योग्राफी के लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट करवाया है और एनसीईआरटी काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी से कोई चीज़ कंप्लीट करते हैं, उसमें दिया गया है और आपके एग्ज़ाम के लेवल का उसमें दिया गया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करें। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी से जो ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स है, जैसे इंडियन रिवर हो गया, तो इन सब चीज़ों को मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट करवाया है। और बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट है जो कि आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं यहाँ के माध्यम से। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर बात करें इस वीडियो की, तो आप खुद वीडियो में देखेंगे कितने अच्छे तरीके से और कितना क्लियर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे। वन मिनट। तो राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था और इनका जन्म जो है ये 1772 में हुआ था। 1772 में हुआ था। यहाँ पे 1772 होना चाहिए। 1772 में 22 मई 1772 को हुआ था। और इनको आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक माना जाता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जनक माना जाता है और ये भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। ठीक, कि अगर भारत में पुनर्जागरण की बात की जाए तो ये इसके अग्रदूत थे। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की पुनर्जागरण की भारत में। और इन्होंने सती प्रथा जो इनका मेन, जो इन्होंने भारत के समाज के लिए जो मेन कार्य किया है, तो ये है कि इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा दुर्दशा, जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों से भारत को मुक्त कराने का प्रयास किया था। तो ये इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। और राजा राम मोहन राय ने 1820 को प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी। तो ये जो बुक है इनका, ठीक, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1820 को इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये 3 प्रमुख बातें जो कि आपको राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखनी है कि एक तो इनका वेदांत कॉलेज जो कि 1825 में इन्होंने इसकी स्थापना की और 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की इन्होंने रचना की। उसके बाद है कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा दुर्दशा, जाति प्रथा और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों पर इन्होंने भारत को मुक्त कराने का प्रयास किया। तो ये इनके प्रमुख कार्य हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और 1828 ईस्वी में किया था। और इसके माध्यम से इन्होंने भारत में आधुनिकता का प्रसार किया था। ठीक, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनके प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि इन्होंने सती प्रथा पे विरोध किए थे और इनका सहयोग देने वाले जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे भारत में, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ से पूछा जाता है। तो 1829 में इन्होंने इस प्रथा को निषिद्ध घोषित किया था और 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, और इनकी मृत्यु 1838 में हुई थी। सन 1838 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें राजा राम मोहन राय के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यही अगर आप इनके बारे में पूरा पढ़ लेंगे, जो कि आज मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आपको पूरा जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको मन में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि हाँ और कुछ आपको पढ़ना चाहिए या फिर और कुछ चीज़ें बच रही हैं। इट इज़ इनफ, इतना बहुत है।
नेक्स्ट है, अब हम दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे। तो दयानंद सरस्वती जी के बचपन का मूल जो नाम था वो था मूलशंकर। तो दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूलशंकर था और इनका जन्म गुजरात में 12 जनवरी सन 1824 को हुआ था। 12 जनवरी 1824 को इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। तो आपने अभी देखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, अब देखिए आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में मुंबई में किया था। और आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। तो जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तो इसका इन्होंने एक मुख्य उद्देश्य रखा था कि भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारत को एक सूत्र में बांधना है। इन्होंने इसका आर्य समाज का एक मुख्य उद्देश्य मान के रखा था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी और वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में कि इन्होंने वेदों की ओर लौटो जो नारा है ये इनके द्वारा दिया गया था, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये दो बातें इनके बारे में। 1856 में दयानंद सरस्वती ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी और इनकी मृत्यु जो है 1838 में हुई थी। 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1883 में। और 1856 में इन्होंने आबू पर्वत से हरिद्वार तक की पैदल यात्रा की थी। तो ये इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं। तो आपको इनके बचपन का नाम याद रखना है कि मूलशंकर था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की और वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। ये कुछ प्रमुख बातें इनके बारे में। अब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल में हुआ था। तो 1820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बंगाल में। भारत के पुनर्जागरण के स्तंभों में से ये एक थे और इनके बचपन का नाम जो है वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था और इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक, तो ये इतने विद्वान थे कि इस वजह से इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज नामक संस्था के सदस्य थे। ठीक, तो ब्रह्म समाज के संस्था है उसके ये सदस्य थे और इन्होंने स्त्री के लिए शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह और विधवाओं की दशा को सुधारने का कार्य किया था। तो समाज के कल्याण के लिए इनके प्रमुख कार्य ये थे कि इन्होंने स्त्रियों के शिक्षा के लिए और विधवा विवाह और विधवाओं की दशा सुधारने के लिए इन्होंने उसमें प्रमुख प्रदर्शन किया, प्रमुख कार्य किए। और इनके अनवरत प्रयासों के कारण विधवा पुनर्विवाह कानून 1866 पारित हुआ और इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह जो है वो एक विधवा से करवाया था। बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1848 ईस्वी में वैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन किया था। तो ये इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो आपको वैताल पंचविंशति याद रखना है, ये बांग्ला भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। और इनकी मृत्यु जो है वो 1891 में 29 जुलाई को कोलकाता में हुई थी। तो इनका निधन 1891 में 29 जुलाई को कोलकाता में हुआ था। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का बचपन का नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय और विद्यासागर इन्हें इनकी विद्वानता के आधार पर इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। और ये ब्रह्म समाज के ये जो संस्था थी उसके ये सदस्य थे और इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए और विधवाओं की दशा सुधारने के लिए इन्होंने प्रमुख कार्य किए थे। और इनका प्रमुख एक और चीज़ है कि इन्होंने वैताल पंचविंशत जो है बांग्ला भाषा की गद्य ये प्रथम बार इन्होंने प्रकाशित किया था। अब है स्वामी विवेकानंद जी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ये आपको याद रखना है। ये वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे।
इन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म को प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, विवेकानंद जी ने किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की, परंतु इनके भाषण और लेख सभी प्रकार की सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ संदेश देते थे। इसका मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इन्होंने कोई समाज के लिए कोई अलग से कार्य तो नहीं किया, लेकिन जो समाज में उस टाइम पे जो बदलाव चाहिए थे, जो चीज़ें उस टाइम पे गलत थी, तो उन चीज़ों को इन्होंने अपने लेख में, अपने पत्रों में उसका उन्होंने उसे दिखाया था, उसकी चर्चा की थी। और विवेकानंद का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं के समय की भौतिक और सामाजिक कमजोरियों को हटाना था। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के युवाओं, जो उस समय में भारत के युवाओं की जो भौतिक और मानसिक कमजोरियां थी, उसे ये हटाना चाहते थे। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि नरेंद्रनाथ दत्त था इनके बचपन का नाम, और ये वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। और इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा को भारत की ओर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और इनका समाज सुधार में कोई अलग से इन्होंने कार्य नहीं किए, लेकिन इन्होंने अपने लेख और पत्रों में ये जो है इसकी चर्चा की थी। जो उस टाइम पे समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन सब के बारे में इन्होंने बताया था। और विवेकानंद जी का मुख्य लक्ष्य था कि भारत के युवाओं की भौतिक और मानसिक कमजोरियों को हटाना है। अब है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले, तो इनका नाम है ज्योतिबा गोविंदराव फुले, इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। और 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ था। थॉमस पेने के द्वारा लिखी गई पुस्तक पुरुषों के अधिकार ने इनकी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ाया। तो ज्योतिबा फुले कहाँ से प्रेरित हुए, कि इन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली कि समाज की जो उस टाइम पे बुराइयां थी उसे ये दूर करें और उसके लिए लड़े, तो वो पुस्तक का नाम है पुरुषों के अधिकार। ठीक, थॉमस पेने के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी पुरुषों के अधिकार ने इनकी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ाया था। और इनका पहला महत्वपूर्ण कार्य जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए था। और इन्होंने एक न्याय संगत समाज बनाने के लिए 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ, साथ ही साथ विधवा विवाह के समर्थक थे। और निम्न जाति के उद्धार के लिए सक्रिय रूप से आगे ये बढ़ते गए। और निम्न जाति और अस्पृश्यों को ऊपर उठाने के लिए 24 सितंबर 1875 होना चाहिए, यहाँ पे 1875 को इन्होंने इसके लिए जागरूकता की। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर सबको पढ़े तो इन्हें कैसे भूल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अंबेडकर जी का जन्म जो है ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में स्थित महू में हुआ था। और ये बाबा साहेब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। और इनके पिता रामजी मालोजी सेना में एक सूबेदार थे और इनकी माँ भीमाबाई एक गृहिणी थी। बाबा साहेब का संबंध कथित महार जाति से था और जिनसे अस्पृश्यों की भांति व्यवहार किया जाता था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य था निम्न जाति और अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए लड़ना। और इन्होंने भारत अधिकार अधिनियम 1919 के तहत अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। और अस्पृश्यों के बीच सामाजिक राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1924 को इन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ से याद रखना है कि बहिष्कृत हितकारिणी की सभा भीमराव अंबेडकर ने की थी सन 1824 में। 6 दिसंबर 1856 को 65 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और मरणोपरांत इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि मरणोपरांत अगर भारत रत्न मिला था तो इन्हें मिला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1924 में। ठीक, और इनका मेन उद्देश्य था कि जो अस्पृश्य हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनके लिए लड़ना था, उनके अधिकार के लिए लड़ना था। इनका ये मेन उद्देश्य था। अब है विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1896 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गागोडे गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम नरहली शंभू राव और माता का नाम रुक्मणी देवी था।
और इनका वास्तविक नाम विनायक शव भावे था तथा ये भगवद गीता से काफ़ी प्रेरित हुए थे। तो ये आपको याद रखना है कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी। इनको प्रेरणा भगवद गीता से मिली थी, ठीक। और इनका मुख्य योगदान भूदान आंदोलन में था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूदान आंदोलन से अगर पूछा जाए तो आपको विनोबा भावे हमेशा याद रखना है कि इनका मुख्य योगदान इसी में था। और 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली में शुरुआत हुआ था इसका। और इन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की थी और महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आश्रम और समुदाय था। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध करने पर इनकी आलोचना की गई थी, ठीक। और इन्होंने अनुशासन पर्व की संज्ञा दी। आचार्य विनोबा भावे का निधन 1982 को हुआ था, 15 नवंबर, और महाराष्ट्र में हुआ था। तो मेनली ये पॉइंट है कि जो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल का जो उस टाइम पे लागू हुआ था तो इसका इन्होंने विरोध किया था, तो उस चीज़ को इन्होंने अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी। तो ये आपको याद रखना है कि आपातकाल जो उस टाइम पे लागू हुआ था तो उसको इन्होंने अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी। और इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भूदान आंदोलन है ये उससे जुड़े हुए थे और भगवद गीता से इन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली थी। ये आपको याद रखना है। अब है सर सैयद अहमद खान। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में 17 अक्टूबर को हुआ था और दिल्ली के सादात परिवार में हुआ था, ठीक, खानदान में हुआ था। और ये हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी, ठीक। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की थी जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी और इसका वर्तमान में जो नाम है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया है। इनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई जिसमें शामिल मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को राजनैतिक भविष्य सुदृढ़ किया। इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विषय में असबाब ए बगावत हिंद नामक किताब लिखी। तो ये आपको इनकी बुक का नाम याद रखना है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक इन्होंने किताब लिखी थी और जिसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। तो आपको बुक का नाम याद रखना है। और मेन बात इन्होंने अपने बुक में क्या की थी कि ब्रिटिश सरकार की इन्होंने आलोचना की थी। बुक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी जो कि प्रेजेंट टाइम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब देखते हैं एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन शहर में 1847 में हुआ था और इनके पिता जी अंग्रेज थे जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे और इनकी माता एक आयरिश महिला थी। और एनी बेसेंट एक अग्रणी आध्यात्मिक थियोसॉफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारतीय प्रेमी थी, ठीक। तो ये भारत से काफ़ी प्रेम करती थी, भारत की तरफ इनका काफ़ी रुझान था। और 1878 में इन्होंने प्रथम बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे और 1883 में वे समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुई और इन्होंने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नामक संस्था की स्थापना की थी। तो आपको इनके संगठन का नाम याद रखना है कि सोशलिस्ट डिफेंस संगठन एनी बेसेंट ने किया था। और 1893 में उनका आगमन भारत में हुआ था। तो 1893 में भारत आई थी और 1906 तक इनका अधिकांश समय वाराणसी में बीता और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। तो आपको याद रखना है कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और इनका जो संस्था था ये था सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की इन्होंने संस्था बनाई थी। और ये एक भारत प्रेमी थी, ये आपको याद रखना है। और ये भारतीय मूल की नहीं थी, ये एक अंग्रेजी थी, ठीक, जो कि लंदन से थी। ये आपको इनके बारे में याद रखना है। तो ये रहे कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय समाज सुधारक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसे स्किप कर सकें कि नहीं ये थोड़ा सा ओवर हो जा रहा है या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे लेवल का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ना करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं आपको पढ़ना चाहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम जैसे कि सुपर टेट। ठीक। हालांकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत, ये तो बहुत सारे एग्ज़ाम का सिलेबस का पार्ट है। तो जैसे कि यूपीएससी की बात करें, अगर एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग लीजिए, तो हर एग्ज़ाम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अपने उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो लोग इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए कितनी ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ पड़े हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।